बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर बिल्कुल टॉप पे आ जाते हैं, टॉप टॉप। आज हम पास पेपर करेंगे। सर मैं क्वेश्चन रीड करता जाता हूं। सर मुझे ये बताएं कि इसमें कोई भी ऐसी बात थी जो मुझे इस हैंडआउट के अंदर रीड करनी चाहिए? कोई भी ऐसी चीज, आपने उम्मीद है पूरा हैंडआउट रीड कर लिया होगा। कोई भी चीज ऐसी जो आपको लगे कि मुझे रीड करनी चाहिए, दोबारा एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो मुझे बता दें, मैं दोबारा कर दूंगा। कोई इशू वाली बात नहीं। बता दें सर। लिस्ट डाउन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। क्या होगा सर इसका आंसर? क्या पूछ रहा है सर आपसे? एडमंटो ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं सर। आयदा 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स guidance on the form and content of auditor's report and should contain a number of elements required. Describe 5 elements of an unmodified audit report. इसका भी सर आपने, ये इसका भी आंसर वही होगा जो कि ऊपर वाले का है, एडमंटो ब्लैक। ठीक है। उसके बाद सर नीचे आ जाता हूं मैं। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये भी हमने रीड कर लिया था, आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें। ये जब कंपनी लॉ वाला, लीगल वाला को पार्ट करवाऊंगा तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को भी छोड़ दें। 6 पे आ जाते हैं सर। 6 को भी छोड़ दें। ठीक है। ब्रीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर डिस्क्राइब, या नहीं नहीं, इसको कर लेते हैं। ठीक है ना। ये कोई आया था 2007 में, तो उसके उस वक्त कंपनी ऑर्डिनर 1984 चल रहा था। अब अगर ये सवाल आएगा तो इस सवाल का कंपनीज एक्ट 2017 लिखा हुआ आएगा। ठीक है। जो भी, जो नीचे भी मैंने आपको रिपोर्ट रीड करवाई है, वो इस पर कंपनी एक्ट 2017 ही है। ठीक है ना। वो रिपोर्ट इस पर आयजा नहीं है, रिपोर्ट इस पर सर कंपनी एक्ट 2017 है। ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब, मैं आपको एक चीज भी यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूं। एक होती है ऑडिट रिपोर्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जैसे एंगेजमेंट लेटर था एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। उन्होंने आपको इलस्ट्रेशन दे दी कि ये चीज है ना, कवर होनी चाहिए एंगेजमेंट लेटर में। अब क्या होता है कि वो तो एक हो गया जनरल लॉ, जो कि पूरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल होता है, पूरी दुनिया पे। ठीक है ना। अब वो तो हो गया जनरल लॉ। अब एक होता है स्पेसिफिक लॉ। स्पेसिफिक लॉ वो होता है जो कि हर कंट्री के अंदर अपना एक लॉ होता है, हर कंट्री के अंदर एक अपना लॉ होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट आ गया। अब अगर वैसे सबने कौन सी चीज माननी है? वैसे सबने माननी है जनरल लॉ। जनरल लॉ कौन सा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है ना। हर चीज का जनरल लॉ, स्पेसिफिक लॉ होता है। यहाँ मैं ऑडिट की बात कर रहा हूँ। तो सर जनरल लॉ में एक चीज कही गई कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। अब कंपनीज एक ने कहा ये चीजें होंगी तो सही, लेकिन हम इसमें कुछ एडिशनल भी डालेंगे। तो जहां भी लोकल लॉ आ जाएगा ना, तो लोकल लॉ शैल प्रिवेल और जनरल लॉ, तो लोकल लॉ की बात मानी जाएगी, जनरल लॉ को पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। बस लोकल लॉ का ये ख्याल किया जाता है, लोकल लॉ जो भी सेट करते हैं कि कहीं वो जनरल लॉ की खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो उनका काम होता है। लेकिन हमें हमें हमारा काम क्या होता है कि जब भी एक ही चीज जनरल लॉ ने भी कही, एक ही चीज लोकल लॉ ने भी कही, जैसे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट दोनों ने दे दिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ने भी दे दिया सर, उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017 ने भी दे दिया। अब हमें कौन सा मानना है? चूंकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 है, तो हम मानेंगे सर ये वाला लोकल लॉ वाला, कंपनी एक्ट 2017 वाला। पर अगर इस बात पे कंपनी एक्ट 2017 कुछ नहीं कहता, लोकल लॉ कुछ नहीं कहता, तो हमें कौन सी बात माननी पड़ती सर? जनरल लॉ वाली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वाली। अब ये क्वेश्चन 6 जो मैं पढ़ रहा हूँ, रीड करने लगा हूँ, अगर इसके अंदर ये आज के दौर में पूछा जाता है, या जो अगर इसने एग्जामिनर ने आपसे अभी पूछ लिया, तो ये सवाल बनेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ठीक है। Briefly describe the responsibility of management and auditors as described in the audit report of company given in the form 35A prescribed under the Companies Act 2017। इसका क्या आंसर होगा सर? बताएं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है। अब नीचे आ जाता हूं मैं।
What steps should auditor take before forming an opinion on the financial statement of the company? ऑडिटर कौन से स्टेप परफॉर्म करे ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन देने से पहले? सारे कंट्रीब्यूट करें। फिलहाल 2 से जवाब आया मुझे। ऑडिटर, इसका नीचे जवाब अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे ड्राफ्ट हो जाएगा इसी हैंडआउट के अंदर से। एक चीज हिंट दे देता हूं कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लेना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल चुका है। तो इस तरीके से इसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा, जो कि आप कल मुझे ड्राफ्ट करके सेंड करेंगे। नीचे आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर रिगार्डिंग असेसमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेड बाय हिज क्लाइंट? अगर आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं, अगर वो अपने डिस्क्लोजर के अंदर या अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई चीज चेंज लाती है, तो एज अ ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? बताएं सर। सबने हैंड आउट तो रीड कर लिया था ना? बिल्कुल ये चीज भी आएगी। आप ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में भी डालेंगे। और उसके अलावा ये तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बात आती है ना, लेकिन उससे पहले आप ये भी तो करेंगे ना, मैनेजमेंट से रीजन पूछेंगे, भाई क्यों अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, क्या ये रीजनेबल है, क्या ये जस्टिफाइबल है? भाई सबने हैंड आउट पढ़ तो लिया था ना मैंने एक दिन का। ईओएम में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल आंसर टू इस पर ऑडिट रिपोर्ट देने, लेकिन उससे पहले भी मतलब नीचे इस हैंडआउट में मैंने ये सारी चीजें कवर की हैं। सबने हैंडआउट पढ़ लिया था ना? मैंने एक दिन क्लास नहीं रखी थी हैंडआउट पढ़ने की वजह से, तो सबने रीड कर लिया था ना? तो इसका आंसर कहाँ कहाँ से आएगा? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, प्री कंडीशंस नहीं होगी, प्री कंडीशन नहीं होगी। अगर क्लाइंट ने, प्री कंडीशन तो दूसरी चीज होती है। अगर क्लाइंट ने बिल्कुल चेंजेस एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं, बिल्कुल ये भी देखेंगे। नीचे ही इसका मैंने इस हैंडआउट के अंदर, आप नीचे देख के मुझे बता दें। नीचे देख के अपने अपने पास ये हैंडआउट ओपन कर लें और नीचे देख के इसका आंसर बता दें मुझे, क्या आंसर होगा इसका। हैंडआउट के अंदर देख के मुझे बता दें। सर इस चीज का ये आंसर होगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर ये होगा। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज ड्यूरिंग द ईयर, ऑडिटर shall mention the exception to consistent application of accounting policy in report referred to note in financial statement where full disclosure is also stated whether he concurred with the change or not। बस उसको बताना है ये वाली बात। और जो मैंने ऊपर पढ़ा था, ऑडिटर को कौन सी चीजें करनी चाहिए कि भाईजान, ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर को कौन सी चीजें करनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देने से पहले ऑडिटर को ये चीजें करनी चाहिए। ये 6 चीजें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी दे रही है कि नहीं। सर उसके अलावा
एडुकेट डिस्क्लोजर दिए गए हैं कि नहीं, अकाउंटिंग एस्टीमेट सही है कि नहीं, उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं, और उसके एफआरएफ सही से अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये सारी चीजें सर मैंने हैंड आउट के अंदर कवर की हैं। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? ठीक है, इसका आंसर ड्राफ्ट करना मुश्किल नहीं है, यहीं से ही कॉपी पेस्ट करके डालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजी स्ट्रेट सवाल पूछ रहा है आपसे। सर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। योर फर्म इज concluding its audit of the financial statement of Turtle Limited for the year ended 31st March 2015. The audit work has identified a number of misstatement. मिस ऑडिट आपने किया, ऑडिट आप कर रहे हैं एक टर्टल लिमिटेड का जिसका ईयर एंड है 31 मार्च 2015। सर जब आपने ऑडिट किया तो आपको मिली मिस स्टेटमेंट्स। अब एक बात याद रखो, जब भी मुझे मिस स्टेटमेंट मिलती है तो सर मिस स्टेटमेंट में चेक करता हूं कि क्या वो मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल या इमटेरियल, मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। क्या सर वो मटेरियल है कि नहीं, अगर मटेरियल होती हैं तो फिर, अगर इमटेरियल होती हैं तो फिर तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन देता हूं। पर अगर मटेरियल होती हैं तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं क्या मिस स्टेटमेंट मटेरियल नॉट परवेजिव है या परवेजिव है। अगर परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं, अगर परवेजिव है तो सर मैं देता हूं एडवर्स ओपिनियन। सही है ना। यहाँ पे आपको मिस स्टेटमेंट मिली है, विच आर इंडिविजुअली इमटेरियल, अगर उनको देखा जाए अलग अलग से तो वो इमटेरियल है। सबको अलग अलग करके देखा जाए, इन ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है सर, उसके बाद अकाउंट बैलेंस पता है ना किसको क्या कहा जाता है सर, बैलेंस शीट को। सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है सर, पीएनएल को। उसके बाद स्टेट द एक्शन योर फर्म शुड टेक इन रिलेशन टू द मिस स्टेटमेंट बिफोर रीचिंग इट्स ऑडिट opinion on the financial statement of turtle। सर फर्म को ओपिनियन देने से पहले, फर्म को ओपिनियन देने से पहले कौन सी चीजें करनी पड़ेंगी? इसका आंसर बताएं सर मुझे। सर ये उसका आंसर होगा, सवाल के अंदर आपसे पूछ रहा था कि अगर ऑडिटर को, जिस क्लाइंट पे आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर उसके पास आपको मिस स्टेटमेंट नजर आए तो आप ओपिनियन देने से पहले आप क्या करेंगे। तो सर ये 5 बातें आप वहां पे लिख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 रीड करूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन क्वेश्चन ने घुमाया है बिल्कुल, पर मैंने नीचे जो अपना हैंड आउट बनाया है उसके अंदर मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ना क्वेश्चन की वर्डिंग को ही लिख दूं, बिल्कुल जैसे आपको ना आसानी हो आइडेंटिफाई करने में कि क्वेश्चन की वर्डिंग के नीचे ही ना उसी तरीके का आंसर आ रहा हो। ठीक है, तो सर कोशिश करें, हैंड आउट पढ़ें, रीड करें, बड़ा काम का हैंड आउट है ये। ठीक है ना। अब सर ये वाला क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्कोप। स्कोप लिमिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं वो बताएं। डेट में रिजल्ट इन मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ ईच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ड्राफ्ट ओपिनियन। आपने उनको ओपिनियन ड्राफ्ट करके नहीं बताना है कि ओपिनियन कैसे दोगे, कैसे लिखोगे कि भाई क्वालिफाइड, स्कोप लिमिटेशन के अंदर 2 ओपिनियन होते हैं, कौन से, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। अगर स्कोप लिमिटेशन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बोलो या स्कोप लिमिटेशन बोलो, मतलब आपको काम नहीं करने दिया गया, अगर जिस हेड के अंदर काम नहीं करने दिया गया या उसका एविडेंस नहीं मिला, तो अगर उसका इफेक्ट मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, अगर उसका इफेक्ट मटेरियल बट परवेसिव है तो सर डिस्क्लेमर। अब यहाँ पे ना आपको क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ड्राफ्ट नहीं करना है, पर आपने बताना है कि
टाइप्स ऑफ लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं और कौन सी सिचुएशन के अंदर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन आप दे रहे होंगे। तो सर इसका क्या होगा आंसर बताएं। सर ये आ गया आंसर, व्हाट इज मीन्ड बाय स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इफ ही फेसेस अ स्कोप लिमिटेशन ड्यूरिंग द ऑडिट। सर ये इसका आंसर आ गया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सर उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट सीज कर लिए हैं। उसके बाद सर जब ऑडिटर को अपॉइंट किया गया तब देर से अपॉइंट किया गया, ईयर एंड के बाद किया गया, तो ऑडिटर बेचारा इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सका। ये चीज फिलहाल समझ में नहीं आएगी इन्वेंट्री वाली, ये आगे चलेंगे तो बाद में पता चलेगी। सर मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाई हुई है, वो आपको फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दे रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहे, आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे। ऑडिटर के कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे सर, इसके अंदर से जवाब निकलेगा सर, ये इसके अंदर से जवाब निकलेगा। ठीक है, चलें सर आगे बढ़ता हूं मैं। ठीक है, बढ़ जाऊं ना आगे, ये समझ में आया क्वेश्चन आपको। सर इसका आंसर समझ में आया आपको, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है सर, अब बात आती है इन peculiar circumstances the client restrict the auditor from performing certain audit procedures। सर कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जब आपको क्लाइंट काम नहीं करने देता, ऑडिट प्रोसीजर नहीं करने देता। काम नहीं करने देता मतलब ऑडिट प्रोसीजर नहीं करने देता, या आप कोई भी चीज उससे एविडेंस मांगते हो तो वो आपको सही तरीके से एविडेंस नहीं देता। ठीक है ना, जिस चीज का जो एविडेंस होना चाहिए वो आपको नहीं देता है। ठीक है ना, या एविडेंस जो भी आप चीज उससे मांगते हो तो वो आपको प्रोवाइड ही नहीं करता, अगर प्रोवाइड करता है तो वो बिल्कुल ही अलग ही होता है, वो उससे रिलेट ही नहीं करता। ठीक है, तो सर डिस्कस हाउ द ऑडिटर शुड डील विद सच रिस्ट्रिक्शन इफ द सेम आर इम्पोज्ड। ये सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है स्कोप लिमिटेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपको अपॉइंट किया गया था, ड्यूरिंग द ऑडिट। दोनों बातें सर मैंने हैंडआउट के अंदर लिख दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर पहले डिस्कस करके मैटर सॉर्ट आउट करने की करेंगे, रिजाइन देने की करेंगे, पहले डिस्कस करके मैटर सॉर्ट आउट करने की करेंगे। अगर उसके अलावा, अगर उसके बाद भी मैटर आपका खत्म नहीं होता और जिस चीज से आपको स्कोप लिमिटेशन करवाई जा रही है उसका इफेक्ट अगर इमटेरियल है तो कुछ नहीं करेंगे। पर अगर मटीरियल है, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, बिल्कुल सही बोला आपने। पर अगर मटेरियल है परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। पर अगर मटेरियल है और परवेजिव है तो फिर मैं कहूंगा कि यार मैं ना रिजाइन दे रहा हूँ। पर अगर रिजाइन देना पॉसिबल नहीं है तो फिर मैं डिस्क्लेमर देके जान छुड़ाऊंगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं नीचे सर, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच मेक एन एटम मटेरियल। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एटम मटेरियल हो जाते हैं। इसका भी नीचे आंसर मैंने लिखा हुआ है, कहें तो दिखा दूं सर मैं आपको ये भी। बताएं सर, आंसर बताएं। बिल्कुल सर, इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ पे इम्पेक्ट करे स्टेक होल्डर की, यूजर्स की जो डिसीजन मेकिंग है उस पे इम्पेक्ट करे, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। बिल्कुल, जिस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट डिसीजन स्टेक होल्डर की डिसीजन मेकिंग पे हो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ऐसा आगे बढ़ू। ठीक है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म परवेजिव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। परवेजिव, आसान अल्फाज में आपसे पूछ रहा है परवेजिव क्या होता है बता दो। तो परवेजिव क्या होता है बेटा, आ जाओ वो भी दिखा देता हूँ। परवेजिव क्या होता है, ये पूछ रहा है सर आपसे परवेजिव। ये स्ट्रेट यहाँ से उठाओ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, कॉपी पेस्ट करो, 4 नंबर लो, अपनी जिंदगी आसान करो।
बिल्कुल, ये यहाँ से उठाओ और वहां जाके कॉपी पेस्ट करो, जान छुड़ाओ। बिल्कुल, जिसको ना असेस ही नहीं किया जा सके कि एक गलती के जो छींटे होंगी वो कहाँ कहाँ पे गई होंगी, ठीक है ना सर। उसके अलावा अगर मैं आगे चलूं, कौन से क्वेश्चन पे थे सर हम? यहाँ पे 14 15 पे आ जाता हूँ मैं। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ऑर्डर्ड ओपिनियंस। अनमोडिफाइड ओपिनियन क्या होता है, मैंने एक बात बताई थी आपको, यहाँ पे सुन ले सर, एक चीज समझाने जा रहा हूँ। अनमोडिफाइड ओपिनियन वो चीज होती है जो कि जैसा आयजा का ओपिनियन है ना, जैसे कंपनी लॉ का ओपिनियन है, जो नॉर्मल ओपिनियन है कंपनी लॉ का। सर कंपनी लॉ का कौन सा ओपिनियन है सर, हमें बताएं। सर आ जाओ आ जाओ, बताता हूँ, अभी बताता हूँ बेटा। ये देखो एक चीज समझा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको रिपोर्ट रीड करवाई ना, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर भी आ रही है, इसको बोला जाता है अनमोडिफाइड रिपोर्ट। मतलब इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। मॉडिफिकेशन मतलब कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर इस रिपोर्ट के अंदर, अगर मैं क्लाइंट को ऑडिट करता हूं और उसको एज इट इज ये रिपोर्ट उठा के उसको दे देता हूं, अगर उसको एज इट इज ये रिपोर्ट जो अभी आपने रीड किया आपके स्क्रीन पे आ रही है, अगर एज इट इज ये रिपोर्ट उठा के दे देता हूं, सिर्फ नेम ऑफ द कंपनी चेंज करता हूं, ईयर एंड चेंज करता हूं, ठीक है ना, और ये उठा के उनको दे देता हूं, तो सर होगा क्या? तो मतलब मैंने उनको अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे दी। अनमोडिफाइड मतलब कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, जस्ट रिक्वायर्ड फील्ड जो थी वो मैंने फिल करके उनको दे दी। पर अगर सर, अब अगर सर मैं, रिपोर्ट कब मॉडिफाइड बनती है, रिपोर्ट कब मॉडिफाइड बनती है, रिपोर्ट में कब मॉडिफिकेशन की जा सकती है? तो सर बात ये है, रिपोर्ट के अंदर तब मॉडिफिकेशन की जा सकती है, फॉर्मेट चेंज नहीं किया मैंने, बिल्कुल फॉर्मेट चेंज नहीं किया सर। रिपोर्ट कब मॉडिफाइड बन सकती है? जब रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन मॉडिफाइड हो जाए। रिपोर्ट मॉडिफाइड बन सकती है दो केसेस के अंदर, दो केसेस के अंदर रिपोर्ट मॉडिफाइड बन सकती है। कैसे सर? सर एक तो ओपिनियन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया मतलब कैसे? जैसे अभी ओपिनियन आ रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, पर सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, जब कोई मिस स्टेटमेंट ना हो या कोई भी सर इसको इम्प्लीमेंटेशन ना हो, ठीक है ना, तब मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहा होता हूँ, बिल्कुल एज इट इज मैं यही ओपिनियन दे दूं। पर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो कौन सा दूंगा? या तो सर ये जो अभी ओपिनियन ऊपर नजर आ रहा है ना, जब मैं मॉडिफाइड दूंगा ना ओपिनियन, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन, जो कि मैं आपको ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा। एग्जाम में आपसे बोला भी जाएगा सर ड्राफ्ट करके दे दें, ठीक है ना। जो मेरा सेकंड हैंड आउट आएगा ना, उसके अंदर ड्राफ्टिंग मैं आपको ओपिनियन की ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा। तो सर यहाँ पे जैसे ओपिनियन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफाइड ओपिनियन। सर यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ तो डिस्क्लेमर, यहाँ पे अगर मैं एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूँ तो एडवर्स ओपिनियन। तो सर ये जो ओपिनियन का पैराग्राफ फिलहाल अभी देख रहे हैं आप, जो ये आ रहा है, ये चेंज हो जाएगा, और सर इसकी जगह जो बेसिस क्वालिफाइड ओपिनियन है या एडवर्स या डिस्क्लेमर, तो वो यहाँ पे आ जाता है। और सर ये जो फिलहाल बेसिस फॉर ओपिनियन आ रहा है ना, चूंकि मैंने ऊपर ओपिनियन लिखा हुआ है, चूंकि सर मैंने यहाँ पे ऊपर ओपिनियन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है बेसिस फॉर ओपिनियन। पर अगर मैं ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन लिखता तो यहाँ पे क्या आएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। तो सर ये मॉडिफिकेशन है, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, ठीक है ना। तो ये मॉडिफिकेशन है। ये अगर मैंने ओपिनियन पैराग्राफ को मॉडिफाई किया तो बनेगा मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब मॉडिफिकेशन की, चेंजिंग की। आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, व्हेन एन ऑडिट रिपोर्ट शैल कंसीडर टू बी मॉडिफाइड। तो सर ऑडिट रिपोर्ट कब समझी जाएगी कि मॉडिफाई हुई? मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट तब हुई जब रिपोर्ट इस पर लॉ जो दी गई है, जो कि मैंने आपको रीड करवाई है, उसके अंदर हम कोई भी चेंज कर दें, 1 रुपए की भी चेंज कर दे। 1 रुपए की चेंज मतलब किस तरीके से? सर मैंने ओपिनियन पैराग्राफ चेंज कर दिया, या ओपिनियन पैराग्राफ, लेट सपोज ओपिनियन पैराग्राफ चेंज नहीं किया, तो सर यहाँ पे देखें जिन चीजों में एप्लीकेबल एप्लीकेबल आ रहा है ना, अगर इनमें से कोई भी चीज मैंने, ये एप्लीकेबल मतलब ये फिलहाल जरूरी नहीं है, ये अनमोडिफाइड के अंदर नहीं आती, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, अगर ये मैंने इंक्लूड कर दी मतलब मैंने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया, ये वैसे आती नहीं है, ठीक है ना। ये कब आती है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, जब कंपनी चल नहीं सके, वैसे ये रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती। लेकिन
मतलब पार्ट अनमोडिफाइड रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती। पर अगर पर अगर वैसे रिपोर्ट का पार्ट होती है, अनमोडिफाइड रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती। अनमोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर ये चीज नहीं आती। जहां जहां इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है वो चीज अनमोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर नहीं आती, याद रखना। अगर सर मैं रिपोर्ट के अंदर ये मटेरियल अनसर्टिनिटी डाल दूं, मतलब रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई। अगर मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दूं, वैसे नहीं डाला जाता, वैसे नहीं डाला जाता। पर अगर ऑडिटर को लग रहा है कि उसको ये डालना चाहिए, उसको ये इंक्लूड करना चाहिए, उसका शेयर होल्डर से कोई चीज उसने पढ़वानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ऑडिटर डाल दे। अगर ऑडिटर ने डाल दी तो रिपोर्ट क्या हो गई, मॉडिफाई। जिस चीज के सामने इफ एनी आ रहा है, अगर ऑडिटर ने वो डाल दी तो सर क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। सर ये की ऑडिट मैटर इफ एप्लीकेबल, सर क्या इसके डालने से रिपोर्ट मॉडिफाई होगी? यहाँ पे भी तो इफ एप्लीकेबल आ रहा है। नहीं बेटा, इससे मॉडिफाई नहीं होगी। देखो, अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो की ऑडिट मैटर जरूर आएगा। पर अगर मैं पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी या मैं प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, तो की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है ना। की ऑडिट मैटर होता क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। पर अगर मैं पब्लिक लिस्टेड का ऑडिट कर रहा हूँ तो की ऑडिट मैटर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसका कोई मॉडिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो जरूरी पार्ट है, ये आएगा ही आएगा। सर ऑडिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी जरूरी पार्ट है। बाकी सारी चीजें अनमोडिफाइड मोडिफाइड रिपोर्ट दोनों के अंदर आती हैं। बाकी सारी चीजें अनमोडिफाइड या मोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर, दोनों के अंदर आती हैं। फर्क बस मैंने आपको बताया, अनमोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर यहाँ ओपिनियन आता है, मोडिफाइड रिपोर्ट के अंदर या तो यहाँ क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा या एडवर्स या डिस्क्लेमर। सर बेसिस फॉर ओपिनियन, अनमोडिफाइड में बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा, या सर मोडिफाइड ओपिनियन अगर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर। पर अगर हम ओपिनियन चेंज नहीं कर रहे, हम ओपिनियन अनमोडिफाइड ओपिनियन ही दे रहे हैं, पर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं। रिपोर्ट देखो ओवरऑल है, ओपिनियन जो है वो रिपोर्ट के अंदर पैराग्राफ है। ओपिनियन जो है वो रिपोर्ट के अंदर एक छोटा सा पैराग्राफ है, ठीक है ना। रिपोर्ट जो है वो ओवरऑल है। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन भी आ रहा है, बेसिस फॉर ओपिनियन भी आ रहा है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रहा है, कंपनी लॉ की चीजें भी आ रही हैं, ठीक है। रिपोर्ट कब मॉडिफाई होगी, जब इन सब में से मैं कोई भी चीज चेंज करूं तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। पर अगर मैं ओपिनियन पैराग्राफ को चेंज करूं तो वो जस्ट बनेगा मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या सर ऐसा हो सकता है कि मैं ओपिनियन पैराग्राफ को चेंज ना करूं और ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करूं? बिल्कुल है बेटा, ऐसा हो सकता है। देखो, आपने ओपिनियन जो है वो अनमोडिफाइड ही दे दिया, लेकिन आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल दिया या आपने अदर मैटर पैराग्राफ डाल दिया, तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो गई, ठीक है। सर ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सर? जवाब दे दें। चलें सर, ये क्वेश्चन 15 पढ़ता हूं मैं। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है बताओ, एडवर्स ओपिनियन क्या होता है बताओ, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है बताओ। तो इसका आंसर इजी होगा सर, दो दो नंबर का आपने एक्सप्लेन करना है। क्वालिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस किया जाता है आपने वो बताना है, कब एक्सप्रेस किया जाता है। मटीरियल, जब मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो और उसका इफेक्ट मटीरियल बट नॉट परवेजिव, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। जब स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट मटीरियल बट नॉट परवेजिव हो, तब भी क्वालिफाइड ओपिनियन। ये दोनों लिखने हैं सर, दोनों। उसके बाद मटीरियल मिस स्टेटमेंट की बात भी लिखनी है और स्कोप लिमिटेशन। एडवर्स ओपिनियन कब दिया जाएगा, जब मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेजिव हो, तब एडवर्स दिया जाएगा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब दिया जाएगा, जब मटीरियल में जब स्कोप लिमिटेशन हो और उसका इफेक्ट मटीरियल एंड परवेजिव हो, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा, ठीक है ना सर। उसके बाद नीचे आते हैं, डिस्क्राइब द सिचुएशन इन व्हिच एन ऑडिटर इशू द क्वालिफाइड ऑडिट ओपिनियन। यही वही सर, जैसे ऊपर सवाल पूछा गया, ऊपर आपने थोड़ा ब्रीफ लिखा क्योंकि 2 नंबर का था,
यहाँ पे सर 7 नंबर का है तो उसको उस हिसाब से लिखेंगे, जो मैंने हैंड आउट के अंदर लिखा हुआ है वही चीज कवर करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। जी जी पूछे ऐसन। डिस्क्लेमर में मटेरियल हो या परवेज हो दोनों में देंगे? नहीं देखो, स्कोप लिमिटेशन के अंदर भाई देखें, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, या तो मुझे ऑडिट एविडेंस सही से नहीं मिला, या तो मुझे काम ही नहीं करने दिया गया, ठीक है ना। अब जिस चीज के लिए मुझे एविडेंस सही नहीं मिला, जिस चीज के, जैसे आप लेट सपोज रेंट एक्सपेंस वेरीफाई करने जा रहे हो, आपको रेंट एक्सपेंस के अगेंस्ट आपने बोला यार मुझे ना रेंट एक्सपेंस वेरीफाई करना है, मुझे ना रेंट के एग्रीमेंट दिखाओ। एग्रीमेंट के अंदर ना मैं क्या करूंगा, रेंट का अमाउंट देखूंगा, ठीक है। रेंट का अमाउंट देख के मैं चेक कर सकूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट सही से एंट्री पास हुई है कि नहीं, एक्सपेंस सही से बुक हुआ है कि नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? दो चीजें होती है ना, एक तो रेंट पेड किया गया, दूसरी चीज सर कहाँ पे किया गया, आपने एग्रीमेंट से चेक करेंगे। आपको वाउचर भी नहीं दिया गया पेड वाला, ना बैंक स्टेटमेंट से दिखाया गया, ना वाउचर दिया गया, ना एग्रीमेंट से दिखाया गया, मतलब आपको काम नहीं करने दिया गया। काम करने दिया जाए तो आप अपने हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और क्लाइंट के रिकॉर्डेड अमाउंट से मैच करेंगे, डिफरेंस आता है तो वो बनती है मिस स्टेटमेंट। लेकिन अभी आप अपना अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर सके क्योंकि आपने कोई चीज देखी ही नहीं, तो सर ये बनती है स्कोप लिमिट। अब अगर इस रेंट एक्सपेंस का अमाउंट मटीरियल हो जो कि हमने पीछे पढ़ा था, सवाल भी आपने देखा, व्हेन अ मिस स्टेटमेंट इज कंसीडर एज मटीरियल, व्हेन द इफेक्ट इज कंसीडर एज मटीरियल, ठीक है ना। तो रेंट एक्सपेंस का क्या इफेक्ट मटेरियल समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? अगर स्कोप लिमिटेशन है और रेंट एक्सपेंस का बिल्कुल छोटा अमाउंट है, इमटेरियल अमाउंट है, तो भी आप क्वालिफाइड देंगे, जाने देंगे। पर अगर मटेरियल है तो फिर आप देखेंगे क्या उसका इफेक्ट परवेजिव है कि नहीं। नॉट परवेजिव तो क्वालिफाइड, परवेजिव तो क्या होगा, बड़ा इफेक्ट है तो सर क्या होगा, तो सर जैसे रेवेन्यू, रेवेन्यू पे आ जाते हैं। रेवेन्यू पे अगर सर आपको काम नहीं करने दिया जाए तो रेवेन्यू की वजह से जीपी खराब होगा, रेवेन्यू की वजह से रिसीवेबल खराब होंगे, रिसीवेबल की वजह से प्रोविजन खराब होगा, रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दोनों खराब हो जाएंगे, टैक्स की कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ गलतियां चली जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सर आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड। आपसे पूछा जा रहा है कब ऑडिटर ओपिनियन को मॉडिफाई किया जा सकता है, बताओ कब मॉडिफाई किया जा सकता है। आसान अल्फाज है, दो बातें बताओ और सर आंसर। मिस स्टेटमेंट हो, या स्कोप लिमिटेशन हो, या इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं मैं? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस व्हेन ऑडिटर विल फॉर्म अ क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन। देखो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, हर प्रोफेशनल बॉडी ने रिपीट किया, एसीसीए ने भी किया, आईसीएडब्ल्यू ने भी किया, आईसीएमएपी ने भी किया, ठीक है। नीचे आ जाता हूं सर मैं। डिफाइन एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन प्रोवाइडिंग द यूज ऑफ सच अ पैराग्राफ। नीचे जो डायग्राम बना के दिया था ना मैंने कॉलम, वो इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना, सवाल पूरा हो गया आपका। तकरीबन 5 या 6 बातें थी इसके अंदर, सारी लिखो बुलेट फॉर्म में, सवाल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, ये नहीं आ रहा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ सब बता दें। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ ले, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई सर टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल। आगे आते हैं सर। डिफाइन इन अदर मैटर पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स द यूज ऑफ सच पैराग्राफ। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ड्राफ्ट पैराग्राफ, आपको ड्राफ्ट करने के लिए नहीं कहा गया। जैसे अदर मैटर पैराग्राफ क्यों दिया जाता है, उसकी क्या वजूहत हैं, उसके एग्जांपल बता के हमें खत्म करें कहानी, समझा दें हमें। अदर मैटर पैराग्राफ डिस्क्लोज ना हो बात, और मैं वो रिपोर्ट के अंदर बात करना चाहूँ तो तब दिया जाता है, बिल्कुल।
सर एग्जाम्पल कोई भी एक बता दें सर। मेरा पहला साल है ऑडिट करने का, मेरा पहला साल है ऑडिट करने का, तो कंपेरेटिव फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रही हैं वो किसी और ने ऑडिट की थी, तो उन पे मेरा ओपिनियन नहीं है। 2018 वाली फिगर पे, 2019 वाली पे मेरा ओपिनियन है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं है कंपनी के अंदर, बिल्कुल कह सकते हैं। सर आइडेंटिफाई सिचुएशन इन विच एन ऑडिटर में मॉडिफाई हिज रिपोर्ट विदाउट अफेक्टिंग हिज ओपिनियन, इसका अभी अभी आंसर बताया मैंने। आल्सो एक्सप्लेन हाउ सच ए मॉडिफिकेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन दी ऑडिट रिपोर्ट, इसका नीचे भी आंसर लिखा हुआ है और अभी अभी मैंने आपको समझाया भी है। नहीं बेटा, की ऑडिट मेथड डाल के आप रिपोर्ट को नहीं कर सकते मॉडिफाई, अभी समझाया हमास। क्वेश्चन नंबर 21, वो सिचुएशन बताएं जिसके अंदर आप ओपिनियन पैराग्राफ को मॉडिफाई ना करें पर ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करें। वो सिचुएशन बताएं। बिल्कुल ईओएम ऐड कर दो, बिल्कुल अदर मैटर पैराग्राफ ऐड कर दो सर। उसके अलावा मटेरियल अनसर्टिनिटी पैराग्राफ ऐड कर दो। बिल्कुल, नीचे इसका आंसर लिखा भी हुआ है मैंने। नहीं कवर किया तो सर अगले उसके अंदर कवर कर लूंगा मैं, अगले एंड आउट के अंदर। बिल्कुल, गोइंग कंसर्न जो भी है वो भी मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट के अंदर आएगा, सिवाय की ऑडिट मैटर के अलावा जिसके सामने भी इफ एप्लीकेबल या इफ एनी लिखा हुआ है वो अगर डाला जाएगा तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सर अब आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, specify the requirement of international standards on auditing while including an emphasis of matter of paragraph on the in the audit report। ईओएम आपसे पूछ रहा है, सवाल समझ में आया ये आपको? सवाल समझ में आया ये? ईओएम पूछ रहा है सर आपसे, स्ट्रेट ईओएम पूछ रहा है। सवाल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 22 बता दें सर, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 22? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपने सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने आपको अलग हैंड आउट देके करवाया था जिसके अंदर आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर गलतियां डालनी थी। ये जो मैंने सजेस्टेड आंसर से आंसर कॉपी किया है तो ये इसका फुल प्रूफ सही जवाब नहीं है क्योंकि ये उस वक्त का जवाब था। ठीक है ना, तो इस वक्त तो काफी ज्यादा गलतियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसको फिलहाल नहीं करेंगे हम, ये मैंने इसके अंदर कवर तो कर लिया है क्योंकि सर ये ऑडिट रिपोर्ट के हैंड आउट का क्वेश्चन ही है। जब सर पूरा ऑडिट कवर हो जाएगा सिलेबस तो ये सवाल हम कर पाएंगे, ये सवाल कर पाएंगे क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की खास बात यही है कि एग्जामिनर या तो ऑडिट रिपोर्ट का स्ट्रेट सवाल पूछता है, जैसे अभी हमने ऊपर सारे क्वेश्चन किए वो तकरीबन स्ट्रेट ही थे, या तो वो क्या करता है कि ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन बाकी स्टैंडर्ड के साथ मिला के पूछ रहा होता है। जैसे कि अभी ये जो सवाल मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नंबर 24, अगर ये जो सवाल है जब पूरा ऑडिट का कोर्स कवर हो जाएगा तो सर ये सवाल हो सकेगा, है ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फिलहाल इसको छोड़ देंगे आप, ना ही सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरीके से सवाल है। और सर आगे अगर चलें आप तो ये क्वेश्चन नंबर 26 भी उसी तरीके से सवाल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिलहाल छोड़ देंगे हम।
सर अब कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह मटीरियलिटी। जैसे मटीरियलिटी हमारी कवर हो जाएगी तो उसके बाद में आपको तो सर उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, सर मैं आपको केसेस करवाऊंगा ऑडिट रिपोर्ट के, और सर फिर ऑडिट रिपोर्ट का सेकंड हैंड आउट पढ़ के उसको खत्म करेंगे। ठीक है सर।